अब देखो क्या है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखते जाना। ठीक है, क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि स्पीच का मतलब यहां पे क्या होता है, लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज अभी हम पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग जब पार्ट्स देखते हैं तो वो क्या होता है, मतलब कि जैसे कोई एक सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, तो हम ये देखते हैं कि वो सेंटेंस किस किस चीज से मिलकर बना है, सेंटेंस में कितनी कितनी चीजें आती है। तो जो आपकी पूरी ग्रामर है, आपको पता है कि हमको अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए ग्रामर पढ़नी पड़ती है। तो पूरी ग्रामर में स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो स्टार्टिंग इस चीज से होती है कि हम सेंटेंस में ये देखते हैं कि भाई सबसे पहले एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि साहब देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में 2 मिनट बाद में बात करेंगे, पहले ये देखो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश में, है कि नहीं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल ग्रामर। पहले ये सीख लो आप, क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल ग्रामर का मतलब होता है कम से कम वाक्य का स्ट्रक्चर पता हो। जैसे ये कमरा है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, बोर्ड कहाँ लगेगा, टीचर कहाँ बैठेगा, स्टूडेंट्स किधर बैठेंगे, दरवाजा किधर है, ऐसे सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। जैसे अभी आपको पता है हिंदी में मैंने कहा कि मैं आम खाता हूं, तो मैं आम खाता हूं में तुम खुद देखो सबसे पहले जैसे कैसे लिखा हुआ, मैं आम खाता हूं, है ना? अब तुम इतना बताओ मुझे कि मैं क्या हो गया, बताओ, करता हो गया ना, जिसको अपन बचपन से पढ़ते हैं, भी एक करता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ये काम को करेगा। आम क्या है बताओ? वो चीज है जिसका, वर्ब का जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म, है ना? और खाता हूं क्या है बताओ? क्रिया, है ना? क्रिया, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ बताओ? कि पहले तो सब्जेक्ट आ रहा है, बोला हाँ, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है और फिर क्या आ रही है? वर्ब। अब अगर अपन इसकी इंग्लिश बनाए तो ऐसी बनेगी, आई मैंगो ईट। आपने ऐसा सेंटेंस नहीं सुना होगा, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है? आई ईट अ मैंगो। तो आर्टिकल मैंने कल सिखाया ही था आपको। इसका मतलब है कि इंग्लिश में जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ? पहले सब्जेक्ट लगता है, बोलो, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। समझ गए? फिर आगे चलते हैं कि भाई इसमें हमको एक बार के लिए तो सब मिटाना पड़ेगा, ध्यान से देखो। तो जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा। एक बार एक स्टूडेंट को इतना पता हो कि भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या होता है, तो तुम बताओ सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? अरे भाई, कोई इंसान हो सकता है ना, यानी कि उसकी जगह हमेशा कोई ना कोई क्या आएगा? नाउन, या आएगा कोई ना कोई प्रोनाउन। बस ये आपको याद रखना है। तो अब ये नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, ये पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि ये होते क्या है। फिर जैसे आपको पता है वर्ब है, तो जो वर्ब है वो क्रिया होती है। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है? बहुत सारी क्रियाएं हमारे पास। अब जब हम वर्ब पढ़ते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। आपको ये भी मालूम है कि हम टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू गो देयर। और कभी कभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाते हैं। तो ज्यादातर बुक्स में तो 3 फॉर्म्स दे रखी होती है भाई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर इसकी फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी दे रखी होती है। तो वर्ब का नॉलेज होना चाहिए एक स्टूडेंट को, है कि नहीं? फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है बताओ? जिसको अपन ने अभी बोला कर्म होता है कि नहीं? अब मैं आपको, सब्जेक्ट तो बताने की जरूरत नहीं, एक बात का ध्यान रखना है, नाउन और प्रोनाउन होता है। और एक बात का ध्यान रखना है, वो हमेशा लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है? ये बताओ, सोच के बताओ सब लोग। काम को करने वाला लिविंग होगा कि नॉन लिविंग होगा? लिविंग होगा। अच्छा, मैंने कहा कि देखो मेरा पेन कितना अच्छा लिख रहा है, तो ये जो निर्जीव है, इसका मतलब है हमें पता होना चाहिए कि लिविंग भी हो सकता है, यानी सजीव भी हो सकता है, और नॉन लिविंग भी हो सकता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक कंफ्यूजन है, इसको पे अपन दूर कर लेते हैं कि भाई जरूरी नहीं है
कि हमेशा सजीव ही होगा, निर्जीव भी हो सकता है। समझ गए? तो सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया, ठीक है, क्योंकि नाउन सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। प्रोनाउन में भी सजीव और निर्जीव होते हैं। आई, वी, यू, दे तो सजीव है, लेकिन इट निर्जीव है ना। फिर आता है वर्ब। वर्ब की नॉलेज आपको अभी तो मैंने इतनी दी, अभी थोड़ी और बढ़ाऊंगा। अब बात चलती है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैं पहले एक बार इसको रब कर दूं, समझ में आ गया यहां तक? तो अब सबसे पहले सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक बहुत बेसिक चीज पता होनी चाहिए। चलो, मैंने कहा कि आई गो टू स्कूल, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। और जरा बताना ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है ना। अगर तुम इसको ऑब्जेक्ट कहोगे तो तुम फंस गए, ये गलत हो गया। समझे क्यों गलत हुआ? बताओ। क्योंकि ऑब्जेक्ट को समझने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश में एक चीज सीखनी पड़ेगी। सब लोग ध्यान से देखो, अगर हम वर्ब को एक क्वेश्चन पूछें कि वर्ब क्या करती है, व्हाट पूछना है, वर्ब क्या करती है। एक आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन भी आंसर दे दे कि हुम, किसको। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, तो आप ये पूछ सकते हो ना, हुम यानी किसको। अब मैं पढ़ाता हूं क्या, इंग्लिश। ये दो उत्तर मिल सकते हैं। वर्ब को और कौन से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं बच्चों? वेयर, व्हेन। वेयर मैंने क्या होता है बताओ? कहां, बोलते जाओ ना। व्हेन मतलब कब। व्हाट मतलब क्या। यहाँ पे एक्शन है तो क्या करता है पूछना है, हमेशा याद रखना है। इंग्लिश में व्हाट के दो मीनिंग है। एक व्हाट मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि मैं टीचर हूं, तो आप पूछोगे, मान लो नहीं सुनाई दिया, क्या हो, तो वो क्या हो एक अलग है। और मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, आपने कहा क्या करते हो, तो पढ़ाता हूं, एक्शन होना चाहिए, ठीक है। हुम का मतलब क्या होता है बताओ हिंदी में? किसको या किसे, है कि नहीं। फिर हाउ मैंने क्या होता है बताओ? अरे हाउ की इंग्लिश तो आती होगी, कैसे, है ना। और भी कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे व्हेन हो ही गया, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरह के कुछ क्वेश्चन। तो अब एक बात बताओ, मान लो एक बार इतना ही रखते हैं, वाई भी पूछ सकते हैं, क्यों। शाबाश, वाई, क्यों साहब, क्यों पढ़ाते हो, है ना। तो अब एक बात का ध्यान रखना है, अगर कोई वर्ब, ध्यान से सुन लो, क्या बोला मैं, अगर कोई वर्ब व्हाट और हुम का आंसर देती है तो वो आंसर ही ऑब्जेक्ट है। अगर वो वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई का आंसर दे रही है और इनका नहीं दे रही है, तो वो जो वर्ड जो इनके आंसर से निकल के आ रहा है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। वो क्या होता है मालूम है आपको? वो एडवर्ब। तो इसीलिए आपको अब पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाना पड़ेगा मुझे, आज की क्लास में नहीं तो कल की क्लास में। फिर से सुनो, दोबारा बताता हूं, पहले तो समझ में आ रहा कि नहीं। अभी तुम इसको बताओ, चलो, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, इसमें स्कूल क्या है? सोच के बताओ ना, आई गो टू स्कूल, तो ये स्कूल किसका जवाब है, सोचो। चलो पहला प्रश्न पूछते हैं, मैं जाता हूं, क्या जाता है, क्या जाता है, तो उसका आंसर थोड़ी है, जवाब दो ना, नहीं है ना। मैं जाता हूं, किसे जाता है तू तो वो भी नहीं है। तो कहां जाता है, तो ये कहां का उत्तर है, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। बताओ क्या हो गया ये, बोलो, एडवर्ब। इसका मतलब है कि ये स्कूल, जो टू स्कूल जो वर्ड है यहां पर, वो एडवर्ब का काम कर रहा है। वैसे तो स्कूल एक नाउन है, क्योंकि ये आपको पता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्लेस का नाम हम लोग बोलते हैं कि वो नाउन होता है। तो नाउन जो है वो स्ट्रक्चर में आकर के अपना काम बदल सकता है, हमेशा याद रखना है। समझ रहे हो ना। इसीलिए हमको क्या सीखना पड़ता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा लगभग सभी एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जाती हैं। समझ गए अच्छी तरह से। और मैं सेंटेंस समझाता हूं। जैसे देखो, मैंने एक सेंटेंस है, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको रब कर देता हूं ताकि आपके पास जगह हो जाए। इतना बड़ा बोर्ड खरीदा, उसके बावजूद भी इसमें लिखने में ना प्रॉब्लम आती है मुझे, ऐसे लगता है पूरी दीवार ही बोर्ड होना चाहिए क्योंकि हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसी है, बड़ी बड़ी सी। चलो आओ टॉपिक पे। एक सेंटेंस है, आई टीच यू इंग्लिश।
है ना, एक सेंटेंस है मेरा, आई टीच यू इंग्लिश एट इंग्लिश कॉस्मोस, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, है ना। चलो एक बात बताओ, आई क्या है, सब्जेक्ट है, टीच क्या है, वर्ब, शाबाश। यू क्या है, सोच के बताओ, मैं पढ़ाता हूं किसको, तो ये क्या हो गया बताओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, नमस्कार। देखो, आई टीच यू, तो यू क्या हो गया बताओ, बोलो ना यार, बोलते जाओ, किसे, है ना। तो अभी मैंने बताया व्हाट का आंसर क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम का आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना है, इनके आंसर्स ऑब्जेक्ट होते हैं। व्हाट का आंसर क्या कहलाता है, मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूरा लिखूं क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रहेगा। और आई ओ का मतलब क्या हो गया बताओ, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आई सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब हो गया, यू क्या हो गया बताओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश मतलब देखो इधर, क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश, तो ये इंग्लिश क्या हो गया बताओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहां पढ़ाता हूं, एट इंग्लिश कॉस्मोस, पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं ऐसे और भी शब्द ऐड कर सकता हूं, मैंने कहा कि एट 5 o'clock, तो वो समय बताएगा, है ना। फिर मैंने कहा कि इंटरेस्टिंगली, मतलब मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश पढ़ाता हूं। क्यों पढ़ाता हूं, टू मेक माई स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। ऐसे करके लंबे लंबे सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन आप उन सबको पहचान सकते हो कि उसमें कौन सा शब्द क्या है। एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं इस चीज को, पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है ये भी मालूम है, क्योंकि आपको पैसिव पढ़ाए जाएंगे। तो एक्टिव पैसिव में अगर आपको यही नहीं पता, इधर देखो, एक स्टूडेंट को यही नहीं पता कि अगला शब्द एडवर्ब है, इधर देखो, तो आपको जो हम पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में पैसिव बनाते वक्त ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, आगे लाते हैं कि नहीं। अब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब मान लीजिए एडवर्ब और एडवर्ब को आगे लाके तुम सेंटेंस बना लोगे, जैसे अभी एक सेंटेंस था थोड़ी देर पहले, आई गो टू स्कूल, था कि नहीं था बताओ, आई गो टू स्कूल। तो आप तो ऐसा सेंटेंस बना दोगे, स्कूल इज गॉन बाय मी, जो गलत होगा, बनेगा ही नहीं, है। तो अब तो इस पहले पता समझ में आ रहा है कि क्यों सीखना जरूरी है स्ट्रक्चर, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर ही पता नहीं चलेगा, ऑब्जेक्ट ही पता नहीं चलेगा, तो पैसिव में अपन आगे क्या लेके आएंगे, ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम हर सेंटेंस का क्या बना लोगे, पैसिव। मतलब कोई भी सेंटेंस दे दिया, बच्चे बनाते हैं, मैंने कई बार देखा है, मैं ये सेंटेंस देकर के उनको चेक करता हूं कि उनको ऑब्जेक्ट पता है कि नहीं पता है। जैसे थोड़ी देर पहले आपको भी ये सेंटेंस दिया था, तो आपने कहा था कि स्कूल ऑब्जेक्ट है। पैसिव किसका बनेगा, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब उसका पैसिव नहीं बनेगा। अब यहां पर आकर एक नई चीज सिखाता हूं, देखो आपको एक नई चीज है। फिर से देखो, अब यहाँ पे आपको वर्ब के बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी। फिर से देखो कि अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आपको मालूम है उस वर्ब को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। इंग्लिश में आपने क्या पढ़ा है मालूम है, हिंदी में सॉरी, सकर्मक क्रिया। पहले बताओ कभी सुना है, छोटी क्लासेस में हिंदी में टीचर ने पढ़ाया होगा ना, सकर्मक क्रिया। और अगर सब्जेक्ट वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, या तो सेंटेंस यही खत्म हो रहा है, या हो सकता है कि सेंटेंस के बाद वर्ब के बाद में एडवर्ब आ रहा हो, है कि नहीं। तो इस तरह की वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो अब अपन को थोड़ा देखना होगा। देखो इधर, जैसे गो कैसी वर्ब है, इनट्रांजिटिव, है ना। जैसे सिट कैसी वर्ब है, इनट्रांजिटिव। स्लीप कैसी वर्ब है, इनट्रांजिटिव, है ना। जैसे रन कैसी वर्ब है,
इंट्रांजिटिव, ज्यादातर इंट्रांजिटिव है। और देखो इस तरह में, जैसे मैंने बोला ईट, तो बताओ ईट कैसी वर्ब है? कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना, क्या खाता हूं तो ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा। प्ले, आपको बताना पड़ेगा क्या खेलता है, क्रिकेट, बोलते जाओ। रीड, आई रीड अ बुक, राइट हो गया, बोलो। फिर वो मैं बाद में बताऊंगा कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव भी होती है, कभी कभी इंट्रांजिटिव भी हो जाती है, वो अलग तरह की वर्ब्स होती है। नहीं नहीं, अभी तो आप ऐसे सुनो कि इन वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो जो वर्ब्स ऑब्जेक्ट नहीं लेती उन्हें क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव। दे रखा है तुम्हारे सिलेबस में। और ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? तो मैं आपको डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसको फिर आप उतार लेना, वीडियो भी देख लेना बाद में। लिख दूं, द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो क्या क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव क्या होती है? द वर्ब विच डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट, पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ये आपको वीडियो से बाद में उतार लेना घर जाकर के, कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का नॉलेज दिया। कहां से आया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का नॉलेज? ऑब्जेक्ट से, कि सबसे पहले टीचर ने ऑब्जेक्ट सिखाया कि हर तीसरा शब्द ऑब्जेक्ट नहीं है कि नहीं? और अभी तुम 2 दिन पहले मुझसे वो सेंटेंस पूछ रहे थे ना कि डिक्लेरेटिव कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं, इंपेरेटिव कौन से हैं। तो हमने इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से बताए थे, बताओ? जो सीधा वर्ब से शुरू होते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई हर सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में सीधा वर्ब भी आ सकती है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को मैंने कहा गो अवे, तो ये सीधा वर्ब से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ? तो जरूरी नहीं है कि पहला शब्द हमेशा सब्जेक्ट ही हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि सबसे लास्ट शब्द ऑब्जेक्ट हो, वो एडवर्ब भी हो सकता है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो एक स्टूडेंट को आज कम से कम इतना तो पता चला कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंग्लिश में क्या होता है। दोबारा बताओ सब लोग, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? घबराओ मत, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पता चल गया, सजीव निर्जीव दोनों हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी सजीव निर्जीव हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? वर्ब को क्या पूछने पर आएगा, बताओ? व्हाट और whom। समझा दिया मैंने। अब आपको एक वर्ब के बारे में और जानकारी देता हूं। देखो, आपने कभी सुना होगा, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, और क्या बोलते हैं इसको, बताओ? सुना होगा ना, ऑक्सिलियरी वर्ब। हाँ या ना में जवाब देते जाओ। सुना है कि नहीं सुना है? अच्छा, सुना ही नहीं है कोई बात नहीं। ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है, इसको हेल्पिंग वर्ब को ही बोलते हैं। और एक आपने मेन वर्ब तो सुना होगा ना, बोलो हाँ, सुना ही होगा। जैसे सेंटेंस है, देखो एक सेंटेंस है, आई टीच इंग्लिश। कितनी वर्ब्स आ रही है यहाँ पे? एक। तो एकमात्र वर्ब होती है ना, वो हमेशा मेन वर्ब होती है, याद रखना है आपको। अकेली वर्ब है तो वो हमेशा मेन वर्ब है। और मैंने ऐसे लिख दिया, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। तो अब तुम खुद बताओ कितनी वर्ब्स है? एक तो ये है, डू नॉट, नॉट को मतलब, और एक टीच। तो अगर मान लीजिए इंग्लिश में 2 वर्ब हो एक साथ, तो लास्ट वाली क्या होती है? मेन, और पहले वाली क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और देखो, और देखो, मैं आपको 1-2 सेंटेंस लिख के समझाता हूं। मैंने कहा कि वी आर गोइंग देयर। सेंटेंस समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट है ना? कितनी वर्ब्स है? 2। सेकंड 2 होती है, तो सेकंड वाली क्या होती है, लास्ट वाली क्या होती है? मेन वर्ब, शाबाश। और पहले वाली क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को और क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ कि ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या क्या बता रही है?
मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या बता रही है? मैं बताता हूँ। शाबाश शाबाश, प्लूरल है ना, इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट का क्या बता रही है? नंबर। नंबर पढ़ा है ना बचपन में, नंबर मतलब वचन। वचन सुना है कि नहीं, एक वचन बहुवचन, तो इसका वचन बता रही है। और क्या बता रही है बताओ? प्रेजेंट, है ना। क्या बता रही है? टाइम। टाइम बता रही है कि प्रेजेंट टाइम है ये। आप कहोगे कैसे पता चला? चलो इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कराओ, कराओ। वी, बोलो, वर गोइंग देयर। तो तुम खुद बताओ कि इसमें वर्क की वजह से ये पास्ट टेंस में चला गया कि नहीं चला गया? इसका मतलब है आज के बाद आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए मान लो कि पूछेंगे ही वो आपको, तो हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है? सब्जेक्ट का वचन, द नंबर ऑफ अ सब्जेक्ट, और वर्ब का टाइम। इस वर्ब का ये टाइम बता रही है आपको, क्योंकि देखो दोनों में वर्ब, मेन वर्ब तो सेम ही है। इसका मतलब मेन वर्ब केवल एक्शन बताएगी। मेन वर्ब का क्या काम होता है? केवल एक्शन बताना। ठीक है, बहुत कम केसेस में वो शक्ल बदल लेती है अपनी, तो उससे टाइम का पता चल जाता है। जैसे आई वेंट देयर, है ना, आई गो देयर, आई वेंट देयर, तो वर्ब का रूप बदल गया। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक और सेंटेंस लो, चलो देखो, ये सब आपको लिखना है कॉपी में। हाँ, ये सब तुम्हारे सिलेबस में है। देखो इधर, ही हैज बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। कितना अजीब सा सेंटेंस है। या मैं इसको सेंटेंस को थोड़ा बदल देता हूँ, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा। गोइंग की जगह कह देते हैं कि ही हैज बीन रीडिंग, है ना। ही हैज बीन रीडिंग देयर सिंस मॉर्निंग। तो तुम खुद बताओ कि इसमें कितनी वर्ब्स है? एक वर्ब, दो वर्ब और तीन वर्ब। तो लास्ट वाली क्या होती है? अभी बताया था मैंने, मेन वर्ब। ये क्या है? ये क्या है? तो अगर दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो हमेशा ये फिलर कहलाती है। क्या कहलाती है? फिलर। ये केवल स्थान भरने के लिए है टेंस के हिसाब से, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। और ये क्या बता रहा है? सब्जेक्ट का वचन बता रहा है ना, यहाँ पे आई लिख दूंगा, वी लिख दूंगा तो हैव लगाना पड़ जाएगा ना मुझको। और साथ में क्या बता रही है? टाइम बता रही है। क्योंकि इसको पास्ट टेंस में कैसे करोगे बताओ? बोलो यार, तुम इतना तो जानते हो, तो इसको पास्ट टेंस में कैसे करोगे? हैड, शाबाश। ही हैड बीन रीडिंग, आ रहा है समझ में? देयर सिंस मॉर्निंग। पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं इतनी देर से क्या समझा रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब हमें क्या क्या बताती है, समझ रहे हो? दो से तीन हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, जैसे मॉडल ऑक्सिलरीज होती है, तुम्हें पढ़ाया था मैंने, वो भी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ऑक्सिलरी बोलते हैं उसको, है ना। सेंटेंस याद है कि नहीं? जैसे आई कैन गो देयर, यहां पर ये तो मेन वर्ब है देखो, और ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ये मॉडल है, इसको मॉडल बोलते हैं। कुछ क्लियर हुआ? तो क्या क्या पता चला बताओ आज की क्लास में आपको अब तक? बोल के बताओ। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता चला, बोलते जाओ ना। देखो आप सबको आज ये पता है सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट सजीव निर्जीव होता है, पता चल गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट, हुम का आंसर। वर्ब के बारे में क्या पता चला? हेल्पिंग होती है और मेन होती है कि नहीं? और एक चीज मैंने आपको और सिखाई कि कुछ वर्ब की कैटेगरी बताई, कौन कौन सी बताई बताओ? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट लेती है, और इनट्रांजिटिव में वो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। तो ये सारी जानकारियां आप तक पहुंच गई अच्छी तरह से। इससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज दूंगा तो तुम कर लोगे आराम से, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे 2 मिनट के लिए कि हाँ, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। कभी भी दो मेन वर्ब साथ नहीं आते भाई। इधर देखो, जैसे जैसे एक सेंटेंस है, हाँ, आई गो ईट देयर। ऐसी इंग्लिश तो कोई जिसको नहीं आता है वही बोलेगा, मैं जाता हूं खाता हूं वहां। ऐसी इंग्लिश नहीं है। एक मेन वर्ब के बाद में आपको एक क्रिया और जोड़नी है, तो टू लगा के जोड़ दो। क्या बोला मैं? अरे इसको लिखवाओ ना, इतना ज्यादा तुम ऐसे क्यों करते हो कि तुम्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती? आई गो टू ईट देयर, इसका मतलब क्या निकलेगा कि मैं वहां खाना खाने जाता हूं।
ये पढ़ेंगे अभी इनको, इसको अपन नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, तुम्हारे सिलेबस में है कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, समझे? तो वो एक अलग लेक्चर है, बीच में नहीं घुसा दूंगा उसको, इसको सीखना ही पड़ेगा आपको। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको एक नई चीज और सिखाता हूं, देखो इसमें आते जाओ आगे, रब कर दूं, आ रहा इंटरेस्ट? देखो इधर मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, है ना, देयर, एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा मैंने, है ना। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है, ये क्या है बताओ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। व्हाट का आंसर क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये टाइम स्थान बता रहा है ना, एडवर्ब। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब या एडवर्बियल। तो ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, अगर मैं साधारण सा सेंटेंस लिख दूं कि ही वर्शिप्स महादेव, है ना, तो ये क्या हो गया बताओ? सब्जेक्ट, वर्ब, है ना, और किसको पूछता है? महादेव को। ये क्या हो गया आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? SVO, सिंपल। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता तो ऑब्जेक्ट ही है ना बेटा, IO लिखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर तो समझ में आया ना। फिर एक सेंटेंस है, मान लो कि आई, मैंने कहा कौन कौन जाता है वहां पे? एक बच्चा बोला सर आई गो, मैं जाता हूं, फुल स्टॉप। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया बताओ? सब्जेक्ट और वर्ब। तो इसका मतलब है इस एक सेंटेंस ऐसा भी होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। कितने सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक सेंटेंस और देता हूं, देखो एक सेंटेंस है आई टीच यू इंग्लिश। चलो बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, बोलते जाओ साथ साथ, वर्ब, ये भी ऑब्जेक्ट है, हालांकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बोलो हाँ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर कोई पूछे तो हम क्या जवाब देंगे बताओ? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। बोलो। SVO हो गया, एक का SV हो सकता है, एक का SVO हो सकता है, एक का SVOA हो सकता है। या मान लीजिए एक सादा सा सेंटेंस है मेरे पास, इसको मैं रब करता जा रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताओ। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी हमें पता होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आई गो देयर, इसका क्या स्ट्रक्चर हुआ? सब्जेक्ट, वर्ब और ये एडवर्ब है ना, प्लेस कहां है ना, तो क्या हो गया? SVA। और मान लो कोई सिंपल सा ही सेंटेंस है, मैंने कहा गो देयर ये सेंटेंस आ गया, गो देयर, वहां जा, सिट देयर। तो ये क्या हो गया बताओ? V और A। तो इसका मतलब एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर VA भी हो सकता है कि नहीं? मैंने किसी स्टूडेंट को इतना ही बोला कम, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मैंने कहा कम, बस सिंपल, कम इन। तो केवल वर्ब भी स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, बिना वर्ब के हम सेंटेंस नहीं मानते। भले वो कई बार लिखा होता है, जैसे मैंने लिखा कि वहां कौन जाता है सर, मैं अकेला आई तो लिख दिया, लेकिन हम उसको स्ट्रक्चर सेंटेंस नहीं मानेंगे। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं होता, वर्ब का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो ट्रांजिटिव वर्ब हो चाहे वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो। पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब है, ये मैं बार बार पूछता हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मान लो झटका नहीं दो दिमाग को तो तुम सोचोगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर आज हमको। क्या क्या पढ़ा बोल के बताओ? सब्जेक्ट पता चला, वर्ब पता चला, ऑब्जेक्ट पता चला। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सब्जेक्ट सजीव निर्जीव हो सकता है। वर्ब में क्या पढ़ा? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, है ना। मेन वर्ब एक ही होती है, दूसरी मेन वर्ब लगानी है तो टू के साथ में जोड़ना पड़ेगा, अकेले इकट्ठे नहीं लग सकती। हेल्पिंग वर्ब एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है ना। इसके अलावा हमें सेंटेंस के अंदर वर्ब की प्रकार पता चली, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? उसको जो ऑब्जेक्ट लेती है, और उन्हीं के पैसिव बनते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो ही पैसिव बनेगा। और इनट्रांजिटिव वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई की है। एडवर्ब के बारे में हमें पता चला, एडवर्ब 3-4 प्रकार के हो सकते हैं। एडवर्ब प्लेस का हो सकता है, टाइम का हो सकता है, कॉज का हो सकता है। वाई मतलब कॉज, कारण, है ना, समझ में आ रहा है?
इस तरह से हमें इसको अपन बोलते हैं कि भाई हाँ ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरल ग्रामर क्लियर हो गई बच्चे को। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा बोर तो नहीं हो रहे हो ना? फिर से देखो कि एक स्टूडेंट को, अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में यहां और यहां क्या क्या आते हैं। या अभी हम स्ट्रक्चर ले रहे थे ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब, यहां तक तो क्लियर हो गया ना भाई? एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, क्रिया की खास बात बताएगा। क्रिया का क्या बताएगा? टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज। अब एक नई चीज सीखो कि सी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? कॉम्प्लीमेंट। इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट की दो स्पेलिंग होती है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये एग्जाम में भी बहुत आते हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, आई वाला, इसका मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना। भाई किसी, आपने अच्छा टी शर्ट पहन रखा है, मैंने कहा तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो, तो वो आपको मैंने कह दिया कॉम्प्लीमेंट, तारीफ। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है जिसमें ई आ रहा है, ये होता है पूरक। क्या? पूरक, किसी चीज को पूरा करने वाला। याद रहेगा ना? तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट पढ़ लो, बहुत आसान है। थोड़ा आपको 1 मिनट के लिए टफ लगेगा, लेकिन फिर क्लियर हो जाएगा। उससे क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा सेंटेंस का। इधर देखो, सेंटेंस है आई एम ए डॉक्टर। बताओ आई क्या है? सब्जेक्ट। एम क्या है? हेल्पिंग। ये हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, तो हेल्पिंग वर्ब कब होती है? जब एक मेन वर्ब होती है। जवाब दो ना, आपको अब तक आदत पड़ी हुई है। आई एम टीचिंग इंग्लिश। चलो इसको क्लियर कर देता हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। देखो इस सेंटेंस में क्या है बताओ? एक तो मेन वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब है। अकेली वर्ब होती है तो वो मेन ही होती है। कुछ समझे? जैसे एक सेंटेंस है कि ही हैज डन इट, सेंटेंस बन गया ना, उसने ये कर लिया है, वो ये कर चुका है। और एक सेंटेंस है मेरा कि ही हैज अ कार, इसमें तो हैज एक ही आ रहा है, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि यहां तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पे क्या है? मेन वर्ब। तो हाँ, तो ये याद रखना। इधर देखो बेटा, ये याद रखो, इज, एम, आर, वॉज, बोलो, वर, है ना? कभी कभी आपको बी भी देखने को मिलेगा, कभी हैज, हैव, हैड। ये हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? हम यूज करते आए ना इनको। डू, फिर डिड, डज, है ना? ये अकेले भी आते हैं। जब ये अकेले दिखे तो क्या है ये बताओ? मेन वर्ब से। और इनके बाद कोई और वर्ब हो तो ये उसकी मदद कर रही है वर्ब की, ये हेल्पिंग वर्ब से। पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपने जो अभी गलती की कि इसको लिखते ही आपने बोला कि ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल भी समझा दी। इसका मतलब सीखने को तो बहुत कुछ है। ठीक है, आगे चलते हैं। याद रहेगा ना? दोबारा पूछूंगा तो जवाब देना है। फिर देखो आगे, फिर से देखो क्या सेंटेंस लिखा था मैंने? आई एम अ डॉक्टर, है ना? तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका। ये क्या हो गया? वर्ब। ये क्या है? देखो इधर, मैं हूं क्या, तो क्या हूं का आंसर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। क्या करता है का आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। फिर से सुनो, आई टीच इंग्लिश, ये सेंटेंस लिखा है। जरा बताओ इसमें तुम कौन सा वाला क्या पूछोगे? ये सब्जेक्ट हो गया, बोलो ना। ये वर्ब, मैं पढ़ाता हूं, तो इसमें क्या पूछना पड़ेगा? क्या पढ़ाता है, यानी क्या करता है। तो ये क्या होगा? उसका उत्तर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं? लेकिन इसमें तुम ये नहीं पूछ सकते ना, मैं हूं क्या, क्या करता हूं, ये नहीं है। मैं हूं डॉक्टर, तो कितने तरह के वॉट हो गए बताओ पहले तो? एक वॉट का मतलब क्या होगा? क्या है, वो बंदा क्या है, वो इंसान क्या है, उसकी पदवी क्या है, उसकी स्थिति क्या है। और दूसरा वाला क्या होता है बताओ? क्या करता है। इसमें क्या होता है बताओ? इसमें एक्शन होता है। और बताओ इसमें क्या होता है? इसमें केवल स्थिति होती है, सिचुएशन। सिचुएशन समझ सकते हो ना आप लोग? तो अगर सिचुएशन पूछी जाए, उसका उत्तर आगे दे रखा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। याद रहेगा? अब कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। इधर देखो, कॉम्प्लीमेंट जब होता है सेंटेंस में, तो वो दो प्रकार का होता है।
एक को बोलते हैं अपन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी वो सब्जेक्ट की खासियत बताएगा। दोबारा बोलो क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो कैसे समझाता हूं इसको। आई एम अ डॉक्टर, ये डॉक्टर कौन है? अरे सब्जेक्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक सेंटेंस है आई मेड हिम टीचर या डॉक्टर। चलो अब इन डॉक्टर ले रहे हैं ना, डॉक्टर ही लिख देते हैं। डॉक्टरों का ही सारा नाटक चल रहा है इस वक्त नीट का। आई मेड हिम डॉक्टर, और डॉक्टर नहीं आएगा यहाँ पे, ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्या है बताओ? सब्जेक्ट। ये क्या है? बना दिया। क्या बना दिया? तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको बना दिया? उसको। ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ। अब ये जो डॉक्टर है ये आई है कि हिम है? तो ये किसकी खासियत बता रहा है? एक और ऑब्जेक्ट की। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हुए भी क्या कहलाएगा मालूम है आपको? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट है लेकिन और दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की खासियत बता रहा है, उसके लिए आ रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया। और देता हूं, देखो एग्जांपल आपको। सेंटेंस है दे आर बिजी, है ना? एक सेंटेंस है दे मेड मी बिजी। मान लीजिए मैं किसी के घर गया और वो मेरे चाचा जी का घर है और उन्होंने जाते मुझे 2-3 काम बता दिए, और मैं तो गया था एक जरा से काम के लिए, मेरा एग्जाम है और मैं लेट हो गया। मुझे पूछा क्यों लेट हो गया? अरे यार उन्होंने मुझे बिजी कर दिया, है ना? जैसे स्टूडेंट मेरी क्लास में घुसते मैं उसको बिजी कर देता हूं। तो जरा ये सेंटेंस देखो, ये सब्जेक्ट है, बोलो हाँ। ये वर्ब है, और ये किसकी खासियत है बताओ? इनके बारे में एक्स्ट्रा बात जानकारी मिल रही है ना आपको, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट थोड़ी है ये। और ये क्या है? सब्जेक्ट। ये वर्ब है, आपको पता है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना? दे मेड किसको? हुम, मी, मुझे, इनडायरेक्ट। और क्या? बिजी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये बिजी कौन हो गया? मैं। तो इसको अपन और क्या बोलेंगे बताओ? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? तो अब सेंटेंस के अंदर 5 चीजें कौन कौन सी हुई? देखो, सब्जेक्ट समझ में आया, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। तो इसको अपन SVOCA भी बोल सकते हैं, SVOCA। कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखता है कि भाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का भी कॉन्सेप्ट होता है, ये मैं अभी टच ही नहीं करूंगा, ये किसी और क्लास में टच करेंगे। एस मतलब सब्जेक्ट, V मतलब वर्ब, O मतलब, C मतलब कॉम्प्लीमेंट, A मतलब एडवर्ब या एडवर्बियल। तो एक लंबे से सेंटेंस में आप आज के बाद जब भी देखोगे इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। तो अब ये सीखने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने बहुत जरूरी है कि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए यहां क्या क्या आएगा, है कि नहीं? यहां क्या क्या आएगा, यहां क्या क्या आएगा, यहां क्या क्या आएगा। तो इसीलिए तो ये तो था स्ट्रक्चरल ग्रामर का, कम से कम एक स्टूडेंट को पता चले कि उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट वगैरह इत्यादि इत्यादि क्या होते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, समझ में आ गया? अब तुम इसको बाद में वीडियो को दोबारा देख लेना, उससे तुम्हें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।